हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को हिस्ट्री की जीत की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज की हमारी जो क्लास है वो भारत एवं विश्व के भूगोल के ऊपर है। यह एक मास्टर वीडियो होगा आप सभी के लिए। इसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एक एक करके, जिससे आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, वो सभी क्वेश्चन जो आप सभी के लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर के आया हूँ। चाहे आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पे किसी भी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो वीडियो को आप लोग जरूर एंड तक देखना। इसमें आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और यदि आप चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। यहाँ पे जीएस पेपर का सारा टॉपिक आपका कवर कराया जाएगा एक एक करके, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आया है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है। इसका सही जवाब होगा कि भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व की कुल सतह का 2.4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखें तो भारत जो है वो रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के बाद सातवां सबसे बड़ा देश के रूप में माना जाता है। तो भारत का अगर कहे तो विश्व की कुल जनसंख्या कितना परसेंट भारत में निवास करती है, तो 17%, ठीक है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितनी है, तो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। अगला है भारत की स्थलीय सीमा से कौन से देश लगे हैं, तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, वर्मा और भूटान। आप देख पा रहे हो यहाँ पर भी, अगर इसे क्लॉकवाइज अगर चले तो पाकिस्तान आपका है यहाँ पे। थोड़ी सी अफगानिस्तान की भी सीमा लग जाती है पीओके वाले एरिया में, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे चीन है, फिर आपका नेपाल है, भूटान है आपका यहाँ पे, म्यांमार है, बांग्लादेश है, ठीक है। ये आपका क्या है, स्थलीय सीमा है। अगला है भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है। तो जल सीमा की अगर हम बात करें तो आपका श्रीलंका है, मालदीव है आपका यहाँ पे, बांग्लादेश का भी सीमा लगा हुआ जलीय यहाँ पे, ठीक है। पाकिस्तान का भी जलीय हमारे पास कुछ लगा हुआ है एरिया आपका, जैसे यहाँ पे गुजरात वाले एरिया में। तो आपका कौन कौन से है, तो मालदीव है, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान, ठीक है। अगला है कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा जो आपका है वो यहाँ से ऐसे करके गुजरती है, ठीक है, इस प्रकार से गुजरती है। तो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों से होकर के गुजरती है। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश पर है, तो 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट आपका जो है वो किस में आता है आपका, तो आपका सबसे पहले तो आएगा नॉर्दर्न में और ईस्टर्न में। तो नॉर्थ ईस्ट में हम लोग आते हैं, जैसे आपका यहाँ पे ये है गोलार्ध, ठीक है। इसमें हमारा यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग बांटते हैं। इसमें हम लोग इंडिया मेरा जो है इस पार्ट में आता है, तो नॉर्थ ईस्ट में आता है कितना डिग्री, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ ईस्ट में आता है, ठीक है आपका। आगे हमारे पास क्वेश्चन बनता है कि भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है। तो भारत का जो मानक समय है वो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया गया है, ठीक है। कई बार नैनी के जगह पे मिर्जापुर भी दिया रहता है, तो आप इस बात को ध्यान रखना। अगला है भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितने अंतर है, तो 5 घंटा 30 मिनट का अंतर होता है, ठीक है। 5 घंटा 30 मिनट। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है, तो 876 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे वर्ल्ड है। ठीक है, यहाँ पे आपका इक्वेटर है जिसको भूमध्य रेखा कहा गया है। आपका यहाँ पे इंडिया है। तो यहाँ के जो बीच में ये डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस आपका 876 किलोमीटर की है, ठीक है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा की लंबाई है, ठीक है। अगर आपके यहाँ पे अगर अगला क्वेश्चन के ऊपर बात करें, तो आप लिखा हुआ कि कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है, यहाँ नहीं होगा कहाँ तक होगा, ठीक है। तो गोवा से लेकर के दमन तक को हम लोग कोंकण तट कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी के पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है, तो पांचवा भाग। पृथ्वी जो टोटल जितनी है उसकी पांचवा भाग जो है वो आपका रेगिस्तान के रूप में माना जाता है। अगला है थार मरुस्थल किस देश में है, तो भारत में है थार मरुस्थल। विश्व का सबसे सूक्ष्मतम मरुस्थल कौन सी है, तो आटाकामा जो है आपका वो सबसे सूक्ष्मतम मरुस्थल माना जाता है। विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है, तो यूरोप मरुस्थल के बिना एकमात्र महाद्वीप है, यूरोप में कोई भी मरुस्थल नहीं मिला है, ठीक है। भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो इराटोस्थनीज ने किया था, ठीक है। अगला प्रश्न आता है मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना किसने की, तो अरस्तु ने किया था। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं, तो नेफोस्कोप कहते हैं बादलों की दिशा और उनके गति को मापने वाले यंत्र को। अगला है ओपोसीमेट्र। ओपोसो ओपिसोमीटर का प्रयोग किया जाता है किस में, तो दूरी मापने में किया जाता है।
उच्च तापमान के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला है मानचित्र में वे रेखाएं जहां दाब सम हो क्या कहलाती है? तो समदाब रेखाएं कहलाती है। मानचित्र पर वर्षा का वितरण दिखाने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया गया है? तो आइसोहाइट का प्रयोग किया गया है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी क्या होती है? तो 4 जुलाई को होती है सबसे अधिकतम दूरी, ठीक है। अगला है ओलिम्पस मॉन्स सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो ओलिम्पस मॉन्स जो है आपका वो मंगल ग्रह पे है, ठीक है। सूर्य प्रकाश धरती पर पहुंचने में कितना मिनट लगाता है? तो आपका 8.3 माना गया है, ठीक है। 8.3 सेकेंड शायद माना गया है इसको। नॉर्वे में आरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देती है? तो 21 जून को दिखाई देती है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा माना जाता है। ऐसे अभी पहला हो गया है, ठीक है। पहला आपका इंडिया हो गया, दूसरा चीन आ गया है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हमने देखा एरिया वाइज तो 7वां माना गया है। भारत के उत्तर में कौन कौन से देश है? तो भारत के अगर उत्तर में देखें तो चीन है आपका, नेपाल है आपका और भूटान है, ठीक है। भारत के पूरब में कौन सा देश है? तो पूरब में आपका बांग्लादेश है, ठीक है। बांग्लादेश को म्यांमार भी आता है, ऐसे बांग्लादेश को यहाँ पे काउंट किया गया है आपका। भारत के पश्चिम में कौन सा है? तो पाकिस्तान है और अफगानिस्तान भी है। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? तो दक्षिण पश्चिम अगर देखें भारत के तो अरेबियन सागर आता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? तो अरब सागर। रिपीट हो गया क्वेश्चन ये। अगला यहाँ पे भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? दक्षिण पूर्व में आपका बंगाल की खाड़ी है। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो हिंद महासागर है दक्षिण में आपका। सेचूरा मरुस्थल किस देश में है? तो पेरू में है सेचूरा मरुस्थल। अगला है पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? तो 5वां भाग। थार मरुस्थल किस देश में है? तो भारत में है। विश्व का सबसे सूक्ष्मतम मरुस्थल कौन सा है? आटाकामा में। ये आपका दोबारा रिपीट हो गई है, ठीक है, कोई बात नहीं है। आगे देखते हैं विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है? तो यूरोप है। पनामा नहर किन दो महासागरों की जोड़ती है? पनामा नहर, जिसका सही जवाब होगा प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। पनामा नहर व्यापारिक दृष्टि से स्वेज नहर की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि घने आबादी देशों का व्यापार पनामा नहर के द्वारा नहीं होता है, ठीक है। अगला है आपका पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन है? तो कोलोन आएगा, ठीक है। पनामा नहर की दक्षिणी सिरे पर किस स्थित पतन है? तो पनामा ही है। विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सा है? तो स्वेज नहर। स्वेज नहर जो है आपका वो विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर नगर के रूप में या फिर नहर के रूप में जाना जाता है। स्वेज नहर किसको जोड़ती है? तो भूमध्य सागर को लाल सागर से ये जोड़ती है, ठीक है। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो कावेरी नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है शिव समुद्रम। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो 12 समुद्री मील, ठीक है। 12 नॉटिकल माइल जिसको हम लोग बोलते हैं। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो कच्छ, जो कि गुजरात में है। भारत में राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में सबसे अत्यधिक मात्रा में मैंग्रोव वनस्पतियां पाई जाती हैं, जिसे सुंदरवन आपको मालूम होनी चाहिए। और भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होती है? तो केरल में सबसे पहले मानसून आता है, ठीक है। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो लेह वाले एरिया में जो लद्दाख में पड़ती है वहां पे सबसे कम बारिश होती है। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा किन कारणों से होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा होती है। स्वेज नहर का निर्माण कब प्रारंभ किया गया था? तो स्वेज नहर का निर्माण अगर देखें तो मिस्र में स्थित है। इस पहली बात की स्वेज नहर कहाँ पे है? मिस्र में। ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है और इसका निर्माण जो है वो कंपनी का नाम था स्वेज नहर कंपनी। उन्होंने ही 1859 से 1869 ईस्वी के बीच में किया था। संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नगर कौन सी है? तो स्वेज नहर ही है। स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुआ था? तो 1869 में हुआ था आपका। स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? तो 168 किलोमीटर है। दोस्तों यहाँ पे आप लोग का ना वर्ल्ड हिस्ट्री का और भारत की हिस्ट्री दोनों टॉपिक हमने यहाँ पे साथ साथ कवर किया है ताकि आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। हाँ, हो सकती है कुछ इधर-उधर क्वेश्चन आपके हो सकते हैं या फिर 1-2 क्वेश्चन रिपीटेड हो सकते हैं, तो इसके ऊपर आप ध्यान न देना, क्योंकि होती है क्वेश्चन क्रिएट करते समय कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है? आप लोग वीडियो को एंड तक देखो ना, सारे चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएँगी, ठीक है? अगला प्रश्न आती है कि सुएज़ नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म क्या कहलाती है? तो पोर्ट सईद तथा सुएज,
ठीक है। अगला आपका समुद्र पृथ्वी की सतह को लगभग कितना प्रतिशत घेरे हुआ है? तो 71% घेरा हुआ है। किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा गया है? तो एशिया महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा गया है। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है कहाँ पे? तो अंटार्कटिक महाद्वीप के ऊपर में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 है कि दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है क्या कहलाती है? तो देशांतर कहलाती है। वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। डाइक क्या होती है? तो ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृतियों को हम डाइक कहते हैं। एंडीज पर्वत उदाहरण है किसका? तो एक वलित पर्वत का। एंडीज पर्वत जो है वो वलित पर्वत के रूप में जाना जाता है। ठीक है। संसार का सबसे नवीन वलित पर्वत कौन सा है? तो हिमालय को माना गया है। ये सबसे फोल्डेड माउंटेन, न्यू फोल्डेड माउंटेन माना जाता है। सबसे तीव्र गति से अपनी परिक्रमा पूरी करने वाला ग्रह कौन है? तो बुध, क्योंकि सबसे कहे तो पृथ्वी के मतलब बुध के बाद शुक्र आता है, फिर पृथ्वी आता है, तो सूर्य के सबसे नजदीक अगर कोई है तो बुध ही है ना। ठीक है। तो तीव्र गति से अपनी परिक्रमा पूरा करने वाला जो ग्रह है वो बुध है। भारत के उत्तर में या भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो 32-14 किलोमीटर। ठीक है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितनी है? तो 29-33 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार कैसा है? तो सदाहरित प्रकार है। ठीक है। कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है? तो इसका सही जवाब हुआ कर्नाटक करता है। ठीक है। लीसा प्राप्त होता है कहाँ से? कौन सी पेड़ों से होती है? तो चीड़ के वृक्ष से लीसा प्राप्त होती है। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? किस राज्य में सबसे सर्वाधिक मात्रा में चंदन की लकड़ियां पाई जाती हैं? तो कर्नाटक एरिया में पाया जाता है, कर्नाटक वाला में। तेंदुपत्ता का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तेंदुआ पत्ता का जो है मध्य प्रदेश प्रमुख है। ठीक है। यहाँ पे बहुत अत्यधिक मात्रा में उपजाई जाती है। अगला है मैंग्रोव किसे कहा जाता है? तो लवन कच्छ का एक प्राकृतिक वन को मैंग्रोव कहा जाता है। भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो जुलाई के प्रथम सप्ताह में वन महोत्सव भारत में मनाई जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा वर्ष 2011 को घोषित किया गया था। क्या घोषित किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष घोषित किया गया था। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका कोलकाता में आपका मुख्यालय है। ठीक है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है? तो देहरादून उत्तराखंड में आपका स्थित है। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो वनों के काटने से रोकने के लिए चिपको आंदोलन हुई थी। चिपको आंदोलन किसने चलाया था? तो सुंदरलाल बहुगुणी ने चलाया था। ठीक है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र के नागपुर में है आपका। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो 1981 में भोपाल में किया गया था। अगला है भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अत्यधिक कहाँ पाए गए हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ी में, जो कि कर्नाटक वाला एरिया में आता है आपका अत्यधिक मात्रा में। ठीक है। आगे आपका साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण क्या है? तो जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण करने की वजह से साइलेंट वैली जाना जाता है। ठीक है। फूलों की घाटी कहाँ पे अवस्थित है? तो उत्तराखंड में अवस्थित है। फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। शांत घाटी कहाँ है आपका? साइलेंट वैली जिसको बोला गया है, तो आपका केरल राज्य में अवस्थित है साइलेंट वैली या फिर शांत घाटी। किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो नीलगिरी पहाड़ी पर जो है वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। पक्षी विहार एवं वन्य अभयारण्य या वन जीव अभयारण्य अपने प्राकृतिक परिवेश में वन जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र है। उसको क्या कहते हैं? तो बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। आगे हमारे पास है कि वह राज्य जहाँ पे सुल्तानपुर पक्षी पाया जाता है। तो सुल्तानपुर पक्षी कौन से राज्य में पाया जाता है? तो हरियाणा वाले राज्य में पाया जाता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो दुधवा आपका है उत्तर प्रदेश में। कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो पेरियार अभयारण्य जो आपका है वो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला है सरिस्का पक्षी विहार कहाँ पे अवस्थित है? तो राजस्थान में आपका सरिस्का पक्षी विहार है। विश्व का एकमात्र पलावी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? तो मणिपुर में है पलावी। ठीक है। अगला है काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? तो काजीरंगा जाना जाता है एक सींगी गैंडे के लिए। दाचीगम वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो दाचीगम जो है आपका वो जम्मू कश्मीर में फैला हुआ है। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है? तो गुजरात में है नल सरोवर पक्षी अभयारण्य। पेरियार गेम अभयारण्य प्रसिद्ध है किस लिए? तो जंगली हाथियों के लिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो असम में है आपका। ठीक है। आगे यदि हम बात करें तो आगे आपके पास यहाँ पे आता है आपका
भारत में सबसे लंबी सिंचाई वाली नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर जो आपका वो सबसे लंबी सिंचाई नहर है। सारण सिंचाई नहर निकलती है कहाँ से? तो गंडक से। गंडक नदी से निकलती है सारण सिंचाई नहर। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो गंडक से ही आती है त्रिवेणी नहर में भी पानी। राजस्थान नहर का नया नाम क्या दिया गया है? तो इंदिरा गांधी नहर दिया गया है। भारत की सिंचाई क्षमता 47.78% या फिर 7-8% पूरा होता है। किन क्षेत्रों से? तो लघु एवं बृहद परियोजनाओं से। भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? तो दक्कन वाले पठार में, ठीक है। अगला है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो शारदा नहर सबसे लंबी मानी जाती है उत्तर प्रदेश की। देश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इंदिरा नहर। ये देश की सबसे लंबी नहर मानी जाती है, ठीक है। कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित राज्य कौन सा है? तो पंजाब है। हरियाली योजना संबंधित है किससे? जल प्रबंधन से, ठीक है। अगला आपके पास है देश में सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल प्रतिशत की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो कौन सा राज्य है? तो मिजोरम। केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य बिहार जो है वो कहाँ पे है? तो केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य जो आपका है वो राजस्थान के भरतपुर में आपका है, ठीक है। अगला है आपका कि नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में अवस्थित है? तो नंदा देवी आपका जो है वो उत्तराखंड में अवस्थित है। नेक्स्ट है कि मानस पशु विहार किस राज्य में है? तो असम में आपका है मानस। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है आपका। अगला पूछा जाता है कि किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? तो उत्तराखंड में आपका है वैली ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, जिसे फूलों की घाटी भी कहा जाता है। मद्दुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है किसके लिए? तो व्याघ्रों के लिए प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है किस राज्य में है? तो गुजरात में आपका गिर है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका वो भारत का सबसे प्रथम राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है, ठीक है, कार्बेट, जिसको जिम कार्बेट भी कहा जाता है। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर है? तो तितली उद्यान आपका बानरघट्टा जैविक उद्यान जो कि बेंगलुरु में अवस्थित है उसको माना गया है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एवं प्राकृतिक आवास कहाँ पे है? तो एशियाई किस लिए फेमस है? तो एशियाई हाथी के लिए, ठीक है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है जो कि एशियाई हाथियों के लिए फेमस है। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो 1916 में कोलकाता में हुई थी। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग 1970 में कोलकाता में हुआ था। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कहाँ पे है या फिर किसको कहा गया है? तो जिम कार्बेट जो है उसको कहा गया है सबसे बड़ा अभयारण्य। नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ पे है? तो जैसलमेर में है आपका। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से पाया जाता है तो तेंदुआ। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में तेंदुआ पाया जाता है, ठीक है, अत्यधिक मात्रा में, और इसके लिए फेमस भी है। भारतीय वनों में से किसमें से बाघ विलीन हो गए हैं? तो बाघ ना के बराबर कहाँ पे पाए जाते हैं? तो सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, ठीक है, सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य। कौन एक टाप शिल्प के नाम से भी जाना जाता है? तो इंदिरा गांधी को टाप शिल्प भी कहा जाता है, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर की बात हो रहा है यहाँ पे। बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में है? तो बुक्सा बाग जो आपका वो पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक क्या है? तो लाल पांडा। अगला है जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? तो नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। अगला है भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाया जाता है तो शांत घाटी या फिर साइलेंट वैली में सबसे अत्यधिक मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो बांदीपुर जो है आपका कर्नाटक में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो कान्हा आपका मध्य प्रदेश में है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में है आपका। कैबुल लैमजाओ नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो मणिपुर में है। ठीक है, कैमुल या कैबुल लमजाओ नेशनल पार्क जो आपका वो मणिपुर में अवस्थित है। एक सींगी वाला गैंडा निम्नलिखित प्रदेशों में से कहाँ पाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल और असम वाले एरिया में पाया जाता है, ठीक है। रणथंभौर वन्यजीव प्राणी अभयारण्य या फिर वन्य प्राणी अभयारण्य या भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में आपका और बब्बर शेर के लिए फेमस है ये। प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन स्थित है कहाँ पे? तो वृंदावन गार्डन आपका मैसूर में है जो कि कर्नाटक वाले एरिया में पड़ता है आपका। कच्छ का रण क्षेत्र जाना जाता है किस लिए? तो जंगली गधों के लिए कच्छ का रण माना जाता है। अगला है भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था, कब हुआ था? तो 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लाया गया था, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट।
विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर कौन है? तो ये हम पहले भी देखे थे, सुएज नहर है। राइन नदी कैसी घाटी से होकर, किस घाटी यहाँ पे होकर, ठीक है, होकर गुजरती है? तो भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील कौन है? तो कैस्पियन सागर जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी खारे जल की झील है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? अक्रिय बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है, सक्रिय नहीं बोल रहा, अक्रिय बोल रहा है, तो आर्गन। किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? तो क्षोभ मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है। वायुमंडल के किस सतह के तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता? तो समताप मंडल वाले एरिया में ज्यादा नहीं होती है उतार चढ़ाव। सबसे चमकीला ग्रह किसे कहा गया? तो शुक्र को सबसे चमकीला ग्रह माना जाता है। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की कितनी दूरी है? तो 876 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर। कोंकण तट कहाँ तक फैला हुआ है? तो गोवा से दमन तक, ठीक है। भारत संपूर्ण भारत में कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत व पहाड़ों का विस्तार है? तो भारत के कुल भूभाग का 10.6% भूभाग पर पर्वत है, और भारत के कुल भूभाग का 18.5% भूभाग पर पहाड़ियां हैं। या पठारों की बात की जाए अगर, तो भारत के भूभाग का 27.7% पठार पाए जाते हैं। आगे है, संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? तो 44%। भारत में समुद्र तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो 9। 9 ऐसे राज्य हैं भारत में जो समुद्रों से जुड़े हुए हैं या फिर समुद्र के तटीय रेखा से जुड़े हुए हैं। आगे बनता है कि किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आगे है आपका, भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? तो इंदिरा पॉइंट आपका जो है भूमध्य रेखा के निकट में है। इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे छोटी है? तो गोवा की समुद्री तटरेखा सबसे छोटी है। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज्यादा लगती है? तो बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा लगती है। भारत के कौन सा भू आकृति भाग प्राचीन है? तो प्रायद्वीपीय पठार जो सबसे प्राचीन माने जाती है। भारत के पूर्वी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है? तो पूर्वी समुद्री तट को कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। थार भूमि कहाँ पे है? तो थार मरुस्थल जो आपका राजस्थान में है आपका। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है, मतलब छूता है? तो उत्तर प्रदेश जो है वो भारत के बहुत सारे राज्यों को छूती है। स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को काला पानी कहा गया है, ठीक है। कई बार सुने होगा काले पानी का सजा दिया गया, मतलब कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह भेज दिया गया वहां वाले जेल में। झांसी नगर भारत के किस राज्य में है? तो झांसी नगर उत्तर प्रदेश में है। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल सुरंग है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया था? तो सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ। यही कारण है कि आज हम भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेडक्लिफ भी कहते हैं, ठीक है। भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? तो सिक्किम। सिक्किम जो है वो चीन, नेपाल और भूटान तीनों के साथ सीमा साझा करता है। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर के एरिया में पाया गया है, ठीक है। अगला है, विदर्भ प्रादेशिक नाम है भारत में और यह अंग है किसका? महाराष्ट्र का। विदर्भ कहाँ का है? तो महाराष्ट्र का एरिया को कहा गया है। पाट अंचल जिसको पेट रीजन भी कहा गया वो किस राज्य में है? तो झारखंड में है। झुमरी तिलैया जो कि रेडियो पर गीतों की फरमाइशों के लिए प्रसिद्ध है, स्थित है कहाँ पे? झारखंड में। झुमरी तिलैया तो झारखंड में ही है ना। अगला है, भारत का कोहिनूर किसे कहा गया है? तो भारत का कोहिनूर कहा जाता है आंध्र प्रदेश को। भारत में सिलिकॉन स्टेट के नाम से किसे जाना जाता है? तो सिलिकॉन स्टेट माना जाता है कर्नाटक को। कोहिनूर माना गया है आंध्र प्रदेश को, सिलिकॉन स्टेट माना गया है कर्नाटक को। भारत में सिलिकॉन वैली किस कहाँ पे स्थित है? तो बेंगलुरु में अवस्थित है, ठीक है। आगे है आपका कि उत्तर पूर्वी राज्यों को या उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है, कौन सा? तो पश्चिम बंगाल, ठीक है। आगे है, वर्ष 1953 ईस्वी में जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य, ठीक है, बना तब उसकी राजधानी कौन सी थी? तो जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना था 1953 में, उस समय उसकी राजधानी कुर्नूल हुआ करता था। सबसे अधिक जिले कौन से राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अत्यधिक जिले हैं। तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है कौन कौन से राज्यों के साथ? तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़।
मणिपुर की राजधानी कहाँ है? तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहा गया? तो अफ्रीका महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहा गया है। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट जो है वो है। अगला है महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं? तो प्रथम श्रेणी के। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? तो ईटानगर है। भारत के 29वें राज्य तेलंगाना की राजधानी कौन सी है? तो हैदराबाद। मिजोरम की राजधानी है आइजोल। ठीक है। चंडीगढ़, भुवनेश्वर, बेंगलुरु एवं गांधीनगर में से सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है। कौन? बेंगलुरु। अगला है भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या। तो यहाँ पे आपका 7 नहीं बल्कि 8 हो जाएगा। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है? तो दिल्ली है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप है। भारत वर्ष में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो पश्चिमी घाट, हिमालयी क्षेत्र और मेघालय, ये 3 क्षेत्र हैं जहाँ पे अत्यधिक मात्रा में वर्षा होती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट कोस्युको। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप को। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट। महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं? तो प्रथम श्रेणी के। प्लेट विवर्तनकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो हैरी हैस ने किया था। संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीप मग्न तट विस्तार है? तो 7.5% के एरिया में। विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन कहाँ पाए जाते हैं? तो बेरिंग सागर में पाए जाते हैं। बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? तो इसका सही जवाब होगा एम्फीबोलाइट। किस देश में भूमध्य भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? तो जापान में कहते हैं। भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रस्तावित पुनः संचलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो रीड ने किया था। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ है? तो अंटार्कटिक महाद्वीप में है। ठीक है। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवभूत शैली का कहलाता है? तो मैग्मा कहलाता है। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो न्यूजीलैंड में है। भूगोल का जनक किसे कहा गया है? तो भूगोल का जनक हैकेटियस को कहा गया है। ज्योग्राफी के लेखक कौन है? तो इरेटोस्थनीज को कहा गया है। ठीक है। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है अभी वर्तमान में? तो 8 है आपकी। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो बृहस्पति है आपका। स्वर्णिम पैगोडा का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो म्यांमार को कहा गया है स्वर्णिम पैगोडा। हजार झीलों की भूमि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो फिनलैंड जो है वो हजार भूमि या हजार झीलों की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है। स्वेद पेरियल गणतंत्र के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो बेलारूस को श्वेत पेरियल गणतंत्र कहा गया है। मलेशिया की सिलिकॉन घाटी किसे कहा जाता है? तो पेनांग को कहा जाता है। ग्रेट व्हाइट वे तथा ब्रॉडवे के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो न्यूयॉर्क जाना जाता है। क्वेकर सिटी के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो फिलाडेल्फिया जाना जाता है। किस भारत के सिलिकॉन घाटी कहा जाता है? तो भारत के बेंगलुरु को सिलिकॉन घाटी जाता है। स्पेन की मुंबई के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो स्पेन की मुंबई के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो बार्सिलोना प्रसिद्ध है। वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है वो कौन है? तो बुध और शुक्र। बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न है सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो नेपच्यून। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड है, वे कौन दो ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के मध्य पाया जाता है। भारत में वर्षा का आदित्य होते हुए भी देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसके पीछे का कारण क्या है? तो वर्षा के पानी का तेजी से बहाव बह जाना और वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, साथ ही साथ वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की परिभाषा के अनुसार वर्षा का दिन होता है वह होता है जब किसी विशेष स्थान पर इस वर्षा की मात्रा होती है 24 घंटे में 5 मिलीमीटर के ऊपर। ठीक है। अगला है गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिमी और उत्तर पश्चिम को चले तो मानसूनी वर्षा करते हुए मिलेगी कहाँ पे? क्योंकि गंगा के मैदान में कोई ज्यों ज्यों ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा लोग आर्द्रधारी मानसूनी पवन और उच्च जाती होगी, मतलब कि ऊंचे बढ़ती जाती होगी, आगे बढ़ते जाती होगी। भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जल बाल विकास का प्रमाणक चिन्ह क्या है?
तो मौसमी नदियों के जल का तटबंधीकरण करके जलाशयों के तंत्र की स्थापना। भारत में मरुस्थलीय विकास योजना अब क्रियान्वित हुई है, तो 40 जिलों में, विशेष करके 7 राज्यों में। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। तो भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा जो है वो 20 सितंबर से लेकर के आपका मार्च तक होती है। और शीत ऋतु में मानसून के 2 क्षेत्र में, पहला पश्चिमी उत्तर भारत के पहाड़ी या मैदानी हो गया भारत, और दूसरा तमिलनाडु के कोरोमंडल तट, यहाँ पे आपकी वर्षा होती है। आगे है, भारत में शरतकालीन वर्षा का क्षेत्र कौन सा है? तो शरतकालीन आपका पंजाब और तमिलनाडु है। तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वो रीजन क्या है? तो उत्तरी पूर्वी मानसून। वह राज्य जिसमें जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है वह कौन सा है? तो तमिलनाडु है। वायु में अपेक्षित आर्द्रता मापन हेतु कौन सा उपकरण है? तो हायोग्राफ। रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? तो रिक्टर स्केल का किया जाता है भूकंप के झटके को मापने में। भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो होमोसिमरस कहलाती है। आगे है, समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो आइसोगोनल कहलाती है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? तो 3 जनवरी को होती है। ठीक है। आगे है आपका, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो शनि है। अगला है, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो वरुण। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा गया है? तो सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा गया है। पृथ्वी की जुड़वा बहनें किसे कहा गया है? तो शुक्र को कहा गया है। अगला है, सुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो बृहस्पति से टकराया था। पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाले चुंबकीय पदार्थ कौन सी होती हैं? तो निकेल होती है, जिसकी वजह से चुंबकीय कहे तो आपका मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। चाय बागानों के लिए उपयुक्त मिट्टी क्या है? तो अम्लीय। अगला आपका, भारत में जिस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है वह कौन सा क्षेत्र है? तो शिवालिक वाले पहाड़ी के पाद पाद मतलब होता है नीचे वाले जो भूमि होती है वो। ठीक है, क्षेत्र एवं चंबल घाटी फेमस है। फसल चक्र आवश्यक है किन क्षेत्रों के लिए? तो मृदा की उर्वरता शक्ति में वृद्धि हेतु। मृदा संरक्षण के संदर्भ में प्रचलित पद्धतियां हैं सस्यावर्तन, फसलों का हेरफेर, वेदी का निर्माण और वायु रोध। भारत में मृदा अपक्षय समस्या संबंधित है वनोन्मूलन से। वनों की कटाई अत्यधिक मात्रा में हो रही है, जिसकी वजह से मृदा के अपरदन ज्यादा देखने को मिला है। मृदा अपरदन रोका जा सकता है वन को रोक करके। आगे हमारे पास आता है कि भोजपत्र वृक्ष मिलता है कौन से रीजन में? तो हिमालय वाले रीजन में मिलता है आपका। कत्था बनाने हेतु जिस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है वह कौन सा है? तो कत्था बनाने के लिए आपका जो खैर का प्रयोग होता है, खैर लकड़ी का नाम है। ठीक है। वन जो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में पाया जाता है तो वो क्षेत्र आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। सागौन तथा साल उत्पाद है किसका? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वनों का। अगला प्रश्न आता है, क्वेश्चन नंबर 253, कि पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी एक वृक्ष का बहुल्य है, वह क्या है? तो देवदार है। नेक्स्ट है, वृक्ष जो समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है वो कौन सा है? तो सर्वाधिक ऊंचाई पर देवदार ही पाया जाता है। दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन अवस्थित है कहाँ पे? तो चिनाब नदी पर। दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन चिनाब नदी पर है। तिलैया बांध कहाँ पे है? तो आपका बराकर नदी जो कि झारखंड में है वहां पे अवस्थित है। गोविंद वल्लभ गोविंद गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है उत्तर प्रदेश में। गंडक परियोजना संयुक्त परियोजना है कौन कौन से राज्यों का? तो बिहार और उत्तर प्रदेश का। वह प्रमुख राज्य जो प्रस्तावित या प्रस्तावित हुआ यहाँ पे, वह प्रमुख राज्य जो प्रस्तावित किसाऊ बांध परियोजना से लाभान्वित हुआ वो कौन कौन सा है? तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। ठीक है। आगे हम बात करते हैं, वह बांध सिंचाई के लिए नदी है वो कौन सी है? तो आपका शिव समुद्रम। अगला है, अति विवादित बबली प्रोजेक्ट अवस्थित है कहाँ पे? तो बबली प्रोजेक्ट आपका महाराष्ट्र में। भारतीय कृषि का इतिहास लिखा था कौन? तो एम एस रंधावा ने। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र की कुल संख्या क्या है? तो 20 है आपके पास। भारत में संकाय जिस मतलब चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। भारत में कृषि को क्या समझा जाता है?
तो जीविकोपार्जन का साधन माना जाता है भारत में, याद रखना इस बात को। भारतीय कृषि के संदर्भ में सही कथन कौन सी है? तो सही है, भारत में दालों की खेती के अंतर्गत आने वाले लगभग 90% क्षेत्र वर्षा द्वारा पोषित होती है। अगला है, भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता कौन हैं? तो उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। नई सुधारी गई उसर में हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल है, इसका नाम है ढेंचा। ठीक है। अगला है आपका, संतुलित उर्वरक प्रयोग किया जाता है तो उत्पादन बढ़ाने के लिए, खाद की गुणवत्ता उन्नत करने के लिए और भूमि की उत्पादकता बनाए रखने के लिए। अगला है, हरित क्रांति कई कृषि व्यूह रचना की परिणाम थी जो कि 20वीं शताब्दी में प्रारंभ की गई थी। तो कौन से दशक में? तो 7वें दशक के दौरान। ठीक है। सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाने के लिए लाया गया था। तो एम एस स्वामीनाथन ने उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि के मार्ग को उजागर करने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। किसने किया था? एम एस स्वामीनाथन। ठीक है। इन्हीं को दूध का, क्या तो पशुपालन का जनक भी माना जाता है इनको, डेयरी फार्मिंग का। और नॉर्मन आर्गोस्टा बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, वह कहाँ से संबंधित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से जुड़े हुए हैं। भू आकृति विज्ञान जियोमॉर्फोलॉजी का जन्मदाता किसे कहा गया है? तो पेशेल को कहा गया है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? तो प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष जो है उस तारों के मध्य की दूरी को ज्ञात करती है। सबसे भारी ग्रह किसे कहा गया है? तो बृहस्पति को कहा गया है आपका। और पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने वंश, मतलब कि कितने डिग्री झुकी हुई है? तो 20 डिग्री, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है। कौन सा ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूर है? तो नेपच्यून। सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो पूरब से पश्चिम की दिशा में घूमती है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ है? तो चंद्रमा पर है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध। किस सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है? तो किसे कहा गया? तो सूर्य को कहा गया है सौरमंडल का जन्मदाता। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म कौन सा एरिया है? तो आपका तो शुक्र वाला ग्रह जो आपका सबसे अत्यधिक गर्म है। किस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे को या फिर की ओर संकेत करते हैं? तो सप्तर्षि। अगला है, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेता है? तो 84 वर्ष लेता है। ठीक है। पृथ्वी परिभ्रमण करते हुए प्रति मिनट करीब कितने दूरी तय कर लेती है? तो 49 किलोमीटर। ठीक है। आगे आपके पास है, तारे का रंग किसका सूचक है? तो उसके ताप का। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करती है? तो हरे प्रकाश को नेपच्यून उत्सर्जित करती है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो 25 करोड़ वर्ष लगती है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? तो बिग बैंग सिद्धांत। ये आपका माना जाता है पृथ्वी की उत्पत्ति के पीछे का रीजन। ठीक है। ना ही पृथ्वी, पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं आप, ठीक है, पूरे विश्व का। आगे यहाँ पे बात करें तो पृथ्वी की आकाशगंगा, जिसे गैलेक्सी को क्या कहा जाता है? तो मंदाकिनी कहा जाता है। पृथ्वी की जो गैलेक्सी है, जिस गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं, उसको मंदाकिनी कहा गया है। पृथ्वी की आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारे के समूह को क्या कहते हैं? तो ओरियन नेबुला कहा जाता है। इस ग्रह के दिन के मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के समतुल्य है, तो नेपच्यून का। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाती है? तो चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो सीरस। अगला है, भारत के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इरास्टोथनीज ने किया था। मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना किसने किया है? तो अरस्तु ने किया है। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? नेफोस्कोप कहते हैं। अंतरसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? तो सुनामी कहा जाता है। किस ज्वालामुखी में उद्गार होते रहते हैं? तो जागृत ज्वालामुखी में होते रहते हैं। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसरति से हुई है? तो हिमालय की जो उत्पत्ति है वो टेथिस से हुई है। ठीक है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो एंडीज पर्वतमाला सबसे लंबी मानी जाती है। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो निकेल है। रेडियो संचार में प्रेषण एंटोना या एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित कहाँ होती है? तो क्षोभ मंडल में। एक देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? तो कर्क रेखा के पास। उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है एल्यूसियन द्वीप समूह। ठीक है। अगला आपके पास है, वर्ष 2000 से 2005 की अवधि में वन क्षेत्र का सर्वाधिक
ठास जहाँ देखा गया वह कौन सा देश है? तो आपका इंडोनेशिया। ठीक है। अगला है दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहते हैं? तो पैम्पा कहा जाता है। ठीक है। जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? तो मृत सागर है। ठीक है, डेड सी। सरगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है? तो अंटार्कटिका। अटलांटिक महासागर में आपका सरगासो समुद्र है। रेनेल जलधारा किस महासागर में है? तो रेनेल जो आपका वो अटलांटिक महासागर में है। गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो मैक्सिको की खाड़ी में। हांगहो नदी किस में गिरती है? तो हांगहो नदी जो है वो पिल्ला येलो सी में गिरती है आपकी। ठीक है। चीन का शोक किस नदी के लिए प्रयोग की जाती है? तो हांगहो नदी को कहा जाता है चीन का शोक नदी। चीन का शोक नदी। ठीक है। ब्लैक होल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने ब्लैक होल्स नामक गणितीय सिद्धांत की खोज की थी। ठीक है। ब्लैक होल की कहे तो भविष्यवाणी सबसे पहले एल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। उन्होंने 1916 में पहली बार गुरुत्वाकर्षण के अपने नए सिद्धांत सापेक्षता के समान सिद्धांत के आधार पर इसके अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी। ठीक है। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? तो स्पैनर ऑरगी है। पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों में कितने डिग्री का झुकाव है? तो 5 डिग्री का। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो आपका चंद्रमा को कहा जाता है। तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? तो तारे के टिमटिमाने का सबसे पहला प्रमुख कारण माना जाता है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है। आगे और भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे पास, जैसे कि भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हम लोग अवस्थित है। ठीक है। अभी आप सभी को हम बताए थे कि ये हमारा गोलार्ध है आपका। ये आपका यहाँ पे जो देशांतर है आपका इक्वेटर है, हम लोग यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे तो हम लोग नॉर्थ ईस्ट में आते हैं। द्वीपों समूह द्वीपों सहित भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत का प्रायद्वीपीय भाग हिंद महासागर की ओर फैला हुआ है। इसने देश को मुख्य रूप से कहे तो 6100 किलोमीटर की तटरेखा प्रदान की है। और मुख्य भूमि आपका लक्षद्वीप समूह और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है। अगला है भारत का धूर दक्षिणी भूभाग या फिर भाग भूमध्य रेखा से कितने दूरी पर है? तो 876 किलोमीटर। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन है? तो इंदिरा कोल। ठीक है। और दक्षिणतम भाग कौन है? तो इंदिरा पॉइंट आपका जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आता है। ठीक है। दक्षिणतम बिंदु बोला गया है इसको। आकार की दृष्टि से आपका भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां है। मृदा में जल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो 75%। वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 1 से लेकर के 7 जुलाई के बीच। सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वन है? तो ज्वारीय वन है आपका सुंदरी वृक्ष। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो देहरादून में। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो शांत घाटी में पाई जाती है। कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो मणिपुर में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। किस राज्य में अरब सागर मानसून और बंगाल खाड़ी मानसून दोनों से ही वर्षा होती है? तो पंजाब में। गोदावरी नदी कहाँ पे है? तो नासिक महाराष्ट्र में। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा गया है? ऐसी प्रश्न बार बार पूछी जाती है। तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा गया है। मेट्टूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो कावेरी नदी पर। जादू घोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम की खदानों के लिए। झारखंड का झिरिया पश्चिम बंगाल का रानीगंज किस लिए प्रसिद्ध है? तो कोयले के खानों के लिए। झारखंड का झिरिया ये तो आपको दोबारा यहाँ पे रिपीट हो गया। बंगाल का शोक किस नदी को कहा गया है? तो दामोदर नदी को कहा गया है। नर्मदा घाटी किस प्रकार की घाटी है? तो ब्रंश घाटी है। भारत के किस राज्य में थार मरुस्थल है? तो राजस्थान में। भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो माहे, जो कि पुडुचेरी में आता है। आपका 9 स्क्वायर किलोमीटर के आपका एरिया है ये। दक्षिणी भाग का दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सी है? तो दादू बेटा। दादू बेटा जो आपका जो कि नीलगिरी का सर्वोत्तम शिखर है आपका, वो आपका दक्षिण भारत का सबसे दूसरा सर्वोच्च शिखर माना जाता है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन है फिर? तो अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है और इसकी ऊंचाई जो है वो 2695 मीटर है। धूपगढ़ चोटी कहाँ पे है? तो सतपुड़ा श्रेणी में है आपका धूपगढ़ चोटी। महादेव पहाड़ियां किस पर्वत श्रेणी का भाग है? तो सतपुड़ा का भाग है। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी? तो जंको तेवई, जो कि जापान की है। कुल्लू घाटी किस पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है? तो आपका धौलाधार और पिरपंजाल वाले एरिया में फैला हुआ है ये। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो नामचा बारवा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में आता है और तिब्बत सीमा से जुड़ा हुआ है। अगला आपका नागा खासी और गारो पहाड़ियां स्थित है कहाँ पे? तो पूर्वांचल पर्वतमाला में।
विशेष करके कहें तो आपका असम में आपका और मेघालय वाले रीजन में आपका फैला हुआ है। कौन सा पठार अरावली तथा विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच पड़ता है? तो मालवा का पठार। यह जो है वो अरावली और विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच में पड़ती है। नंदा देवी चोटी हिमालय के किस भाग में है? तो कुमायूं हिमालय में है। हिमाचल पर्यायवाची है किसका? तो मध्य हिमालय का। मध्य हिमालय का ही पर्यायवाची है हिमाचल। अरावली श्रेणियां किस राज्य में अवस्थित हैं? तो राजस्थान में आपका है। ठीक है, अरावली। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है कौन सा एरिया? तो सतपुड़ा श्रेणी। कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्य के मिलन स्थल पर स्थित है नीलगिरी की पहाड़ियां। अरावली पर्वत के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? तो गुरु शिखर है। पश्चिमी घाट क्या है? तो एक अंक या एक अंश कगार है आपका। किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो अनायमुड़ी है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली। पूर्वी घाट के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? तो महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट का सबसे ऊंची शिखर है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों की सम्मिलित स्थल कौन सी है? तो नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की जो पहाड़ी है वो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों को यहाँ पे क्या करती है? जोड़ती है। ठीक है। आगे यहाँ पे सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ी का क्या नाम है? तो कार्डमम हिल्स नाम है, यहाँ पे कार्डमम कहा गया है। तो ठीक है, आगे आपको बता दें तो कार्डमम पहाड़ी किन राज्यों की सीमाओं में अवस्थित है? केरल तो और तमिलनाडु में। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंचाई वाली चोटी या फिर ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? तो पारसनाथ। अरावली पर्वत की सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? तो गुरु शिखर। पश्चिमी घाट क्या है? तो एक भ्रंश का आगार है आपका। इस पर्वतमाला को सह्याद्री कहा गया है, तो पश्चिमी घाट को। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? आपका ये रिपीट हो गया आपका। ठीक है, आगे आपको बात करें तो सबरीमाला किस राज्य में अवस्थित है? तो केरल में है। भारत की उत्तरी भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत है? तो भारत की उत्तरी सीमा पर आपका हिमालय है। ठीक है, आगे बात करते हैं किस पर्वत चोटी को सागरमाथा और चोमोलगाम या चोमलंगम्मा के नाम से जाना जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को नाम जाना जाता है। ठीक है, भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत है? तो अरावली पर्वत है। कश्मीरी घाटी और डल झील किसके बीच में है? तो बृहद हिमालय और पीर पंजाल वाले एरिया के बीच में फैला हुआ है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू है, अर्थात गॉडविन ऑस्टिन। ये किस पर्वत श्रृंखला में है? तो काराकोरम श्रेणी में। ठीक है, काराकोरम में आता है आपका, ये काराकोरम में। पिपली घाट दर्रा किस पर्वत भाग में है? तो अरावली में है। पाल घाट दर्रा किन श्रेणियों में है? तो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों में है। रोहतांग दर्रा कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश में है। सियाचिन भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनद सीमाएं वाले क्षेत्र में है। इस दर्रे का संपूर्ण भाग प्राचीन काल में रेशम मार्ग के अंतर्गत था, तो खैबर दर्रा। ठीक है, कुल्लियम स्पीति घाटी को जोड़ने वाले दर्रे को क्या कहते हैं? तो देवसा और रोहतांग कहते हैं। उत्तराखंड को तिब्बत या मानसरोवर के से जोड़ने वाली दर्रों के नाम से बताएं। तो क्या है? माना है, मांगसा धूर है, मुलिंगला है और नीति दर्रे है। खैबर दर्रा कहाँ पे है? तो पाकिस्तान में है आपका। खैबर दर्रा किन दो देशों को जोड़ती है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। ला सीप किला दर्रा हो गया, बारला हो गया, पांचाल दर्रा हो गया, ये किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। जवाहर सुरंग नाम किस दर्रे को दिया गया है? तो बनिहाल दर्रा को। नासिक और मुंबई को कौन से दर्रे जोड़ती है? तो थाल घाट जो जोड़ती है। थाल घाट, पाल घाट और भोर घाट ये दर्रे किस पर्वतमाला में है? तो पश्चिमी घाट में। आर्यों ने किस दर्रे से होकर के भारत में प्रवेश किया था? तो खैबर दर्रे होकर के ही भारत में प्रवेश किया था आर्य। ठीक है, वैदिक कालीन आर्य। आफिल दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो काराकोरम में अवस्थित है। अगला है आफिल दर्रा किन देशों को जोड़ती है? तो भारत और पाकिस्तान को जोड़ती है। चांगला दर्रा किस को जोड़ती है? तो लद्दाख को जोड़ती है तिब्बत से। दिहांग दर्रा किस राज्य में है? तो दिहांग आपका जो है वो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, जम्मू और श्रीनगर से कौन सा दर्रा जुड़ती है? तो पीर पंजाल। थांगला दर्रा कहाँ स्थित है? तो लद्दाख जो कि जम्मू कश्मीर वाले एरिया में। अब तो लद्दाख अलग हो गया आपका, जम्मू कश्मीर अलग हो गया है। बुर्जिल दर्रा किस राज्य में है? नाथुला दर्रा किन दो देशों को जोड़ती है? तो भारत और चीन को। बुर्जिल दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? तो आपको बुर्जिल दर्रा भारत में है। और ये आपका किसको किसको जोड़ती है? नाथुला दर्रा तो आपको भारत और चीन को। सीपला दर्रा किस नदी घाटी पर है? तो सतलज नदी घाटी पर। झेलम नदी के उद्गम स्थल का नाम क्या है? तो बेरीनाग। कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी का नाम क्या है? तो कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी है झेलम।
चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो चंद्रभागा के नाम से। रावी नदी कहाँ स्थित है? तो रोहतांग दर्रे के पास। रावी नदी को किन अन्य नामों से जाना जाता है? तो पुष्यानी या फिर इरावती नदी के नाम से भी जाना जाता है। ब्यास नदी कहाँ पे है? तो ब्यास कुंड से निकलती है ये। ब्यास नदी को किन अन्य से नाम से जाना जाता है? तो बिपाशा या फिर अर्गिकिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? तो राकसताल से। ठीक है, राकसताल झील से। किन दो नदियों के संगम मतलब देवप्रयाग के बाद यहाँ गंगा नदी कहलाती है? तो भागीरथी और अलकनंदा, इन दोनों को देवप्रयाग में मिलने के बाद आगे ये गंगा के नाम से जानी जाती है। भारत के सबसे बड़े नदी बेसिन का नाम क्या है? तो गंगा नदी बेसिन। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 2510 किलोमीटर। कई बार तो कहीं कहीं 25-25 किलोमीटर भी लिखा हुआ है। ठीक है। भारत की बृहत्तम नदी का नाम क्या है? तो गंगा। ये सबसे लंबी नदी मानी जाती है। भारत की बृहत्तम नदी का नाम क्या है? गंगा। और गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना गया है? तो पद्मा के नाम से। अगला आपके पास यहाँ पे है कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो मानसरोवर झील के पास चिमायुंगडुंग हिमनद से निकलती है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो शांगपो के नाम से जाना जाता है। एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी में है? तो ब्रह्मपुत्र नदी में है, जो कि असम के पास है। भारत में यारलुंग जांगपो नदी को किस नाम से जाना गया है? तो ब्रह्मपुत्र के नाम से। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव कौन कौन से एरिया में है? तो तिब्बत, जो कि चीन वाला एरिया में, फिर आपका भारत में प्रवेश करता है, उसके बाद फिर बांग्लादेश वाले एरिया में। ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के मैदानी भाग में किस नाम से प्रवेश होती है? तो दिहांग के नाम से। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की किस सीमा पर अवस्थित है? तो पूर्वी सीमा पर। भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है? तो चिनाब नदी पर। मेघना नदी किन नदियों का सम्मिलित है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलने के बाद मेघना नदी के नाम से जानी जाती है। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो ब्रह्मपुत्र की। हगरी किसका सहायक नदी है? तो तुंगभद्रा की। कपिली किसका सहायक नदी है? तो यह है ब्रह्मपुत्र की कपिली है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक पठार, जो कि छत्तीसगढ़ में है, वहां से आपका नर्मदा निकलती निकलती है अमरकंटक पठार से। नर्मदा नदी की कुल लंबाई क्या है? तो 1290 किलोमीटर है और ये जाती है अरेबियन सी की ओर। ठीक है। सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा ही बहती है। नर्मदा नदी जिस घाटी से होकर बहती है उसको क्या कहा गया? तो विभ्रंश घाटी कहा गया है। शरावती नदी कहाँ से निकलती है? तो शिमोगा जिला, जो आपका कर्नाटक में है, वहां से निकलती है। नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? तो खंबात की खाड़ी में गिरती है। और ताप्ती नदी के मुहाना कहाँ पे है? तो सूरत शहर के नीचे, निचले एरिया में। ठीक है। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? तो ये सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है आपकी। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 47A किस द्वीप पर है? तो वेलिंगटन द्वीप पर है। ये सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अल्टमुदी झील केरल की किस प्रकार की झील है? तो लैगून झील है ये। ठीक है। लोनार झील किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। ठीक है। अगला है लोनार झील किस प्रकार की झील है? तो क्रेटर झील है। उल्कापिंड गिरने से बनी झील का नाम ही लोनार झील है। भारत की सबसे ऊंची ऊंचाई या अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है? तो चोल्हामू झील। इस झील को रहस्यमयी झील भी कहा गया है। तो रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील कहा गया है। सफेद झींगी मतलब कि मछली के लिए कौन सी झील प्रसिद्ध है? तो चिल्का झील। अगला है कालेक कोलेक झील किस डेल्टा के बीच अवस्थित है? कृष्णा और गोदावरी के बीच। भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो गोविंद सागर झील जो है वो भारत की सबसे बड़ी मानवों के द्वारा निर्मित झील है। चपनाला झील किस राज्य में है? तो असम में है। भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है पवनों की दिशा में परिवर्तन। मानसून किस भाषा का शब्द है? तो अरबी भाषा से निकला हुआ शब्द है ये। दक्षिणी भारत का सबसे गर्म महीना कौन सा होता है? तो अप्रैल का महीना सबसे गर्म होता है। अगला है भारत में किस प्रकार की वर्षा सर्वाधिक होती है? तो पर्वतीय। भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा गया है? तो कृष्णा गोदावरी के एरिया को भारत का चावल के कटोरा कहा गया है। भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। अगला है भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाला फसल कौन सी है? तो चावल है। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज होती है। तो चावल की सबसे अधिक मात्रा में भारत में उपज होती है।
भारत का कौन सा राज्य जूट का प्रमुख उत्पादक है? तो पश्चिम बंगाल में अत्यधिक मात्रा में जूट उत्पादन होती है। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अत्यधिक उत्पादन किस राज्य में होती है? तो केरल में। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पाई जाती है? तो दार्जिलिंग वाले एरिया में अच्छे क्वालिटी के चाय पाए जाते हैं। भारत का कॉफी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो कुर्ग में है। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादन राज्य उत्तर प्रदेश है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है आपका। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किन फसलों पर पड़ा? तो गेहूं और चावलों के ऊपर। हरित क्रांति का अर्थ क्या है? तो कृषि का आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना गया है? तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना गया है। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक भी माने जाते हैं, किस देश के हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। भारत में कहें तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, विश्व में कहें तो संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। ये आपका नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मूंगफली गुजरात में अत्यधिक उपज होती है। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में सोयाबीन अत्यधिक उत्पादित होती है। फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो प्रथम। सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो द्वितीय। दूध उत्पादन में कौन सा है? तो दूध में प्रथम है। भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश। और ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1970 में। श्वेत क्रांति व्हाइट रिवॉल्यूशन किससे जुड़ा हुआ है? तो दूध उत्पादन से जुड़ा हुआ है। ठीक है। आगे यदि हम बात करें इसके बाद, अगला है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से आपका है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा गया? तो डॉक्टर वी कुरियन को कहा गया है। गुलाबी क्रांति पिंक रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो झींगा उत्पादन से। गोल क्रांति किससे जुड़ी हुई है? तो आलू उत्पादन से। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन है? तो पश्चिम बंगाल। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो पंजाब। गेहूं के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो पंजाब का है। भारत में सबसे अधिक मात्रा में कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक। और काजू का उत्पादन करने वाला राज्य केरल है। इस प्रकार से दोस्तों हमने टॉप 400 प्लस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन किया है, जो आप सभी के एग्जाम में बार बार ऐसी चीजें रिपीटेड होती हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट होगा दोस्तों, आप लोग जरूर बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। और हाँ, यदि चैनल आपको अच्छी लगती है प्लेटफॉर्म के ऊपर ये वीडियो, तो आप सभी से रिक्वेस्ट होगा चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। जीएस पेपर के सभी टॉपिक के ऊपर हम लोग कवर करने वाले हैं, एक एक करके सारे टॉपिक को कवर करेंगे, चाहे आपका जीएस पेपर में हिस्ट्री का टॉपिक हो, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, यहाँ तक कि वर्ल्ड हिस्ट्री, या फिर आपका पॉलिटिकल साइंस हो या फिर ज्योग्राफी हो। हर एक टॉपिक के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, जिससे आपका कंपटीशन लेवल की सारे टॉपिक कवर हो जाए और आप एग्जाम में 100% एक्यूरेसी के साथ अच्छा परफॉर्मेंस कर सको। तो आप सभी से रिक्वेस्ट होगा दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों का शेयर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। अगले वीडियो में एक अच्छे वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।